हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। हमारा आज का टॉपिक है लेजिटिमेसी, जिसको हिंदी में वैधता भी कहा जाता है और औचित्य पूर्णता भी कहा जाता है। कुछ अर्थों में हम इसका अर्थ समझ सकते हैं, हमें पता भी है, लेकिन एक अलग सेंस और इसमें जुड़ा हुआ है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट या राजनीतिक अवधारणा है जो किसी भी राज व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई है। ना केवल किसी पॉलिटिकल सिस्टम, बल्कि हम लोग किसी भी सिस्टम, चाहे वो सोशल सिस्टम हो, रिलीजियस सिस्टम हो या किसी भी प्रकार का सिस्टम हो, हर सिस्टम में लेजिटिमेसी या वैधता का होना जरूरी है। लेकिन चूंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकली हम लोग राज्य के अंदर रहते हैं, तो हम पॉलिटिकल सिस्टम या राज व्यवस्था की बात करते हैं। इसीलिए वैधता को राज व्यवस्था के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही के आयाम देखेंगे। वैधता का सामान्य आयाम क्या है और राज व्यवस्था में वैधता को हम कैसे समझ सकते हैं। भावना, माइक ऑन करो, आवाज आ रही है भावना? हाँ, तो चलिए पहली बात हम लोग करते हैं कि वैधता किसी भी व्यवस्था, जैसे मैंने अभी कहा था, कोई राज व्यवस्था हो, कोई समाज व्यवस्था हो, कोई धर्म व्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्था का वैधता से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। और वैधता, जिसको औचित्यपूर्णता भी कहते हैं, वो उस व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो दो महत्वपूर्ण बातें हम लोग यहां पर कर रहे हैं। वैधता किसी भी सिस्टम का महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग है। कैसे, वो आगे हम जब अर्थ देखेंगे तो उसमें क्लियर होगा। दूसरी बात अगर हम लोग यहां पर देखें तो वैधता जो है वो कोई आज की अवधारणा नहीं है या पिछले कुछ 50-100 सालों की अवधारणा नहीं है। वैधता का अपना एक लंबा इतिहास है। जब से राज व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, जब से राज व्यवस्था अस्तित्व में आई, तभी से वैधता भी अस्तित्व में आई। और इस वैधता के आधार अलग अलग रहे हैं। वैधता किस प्रकार से प्रदान की गई, ये आधार हर समय अलग अलग रहे हैं। अलग अलग विद्वानों ने वैधता या औचित्यता के आधार अलग अलग जरूर बताए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैधता थी ही नहीं। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक वैधता राज व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा रही है। तो ये एक प्राचीन अवधारणा है, नई अवधारणा इसको नहीं कहा जा सकता। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात, हम लोगों ने पहले के दो टॉपिक पढ़े हैं। एक हमने पावर यानी कि शक्ति पढ़ा है और दूसरा हमने अथॉरिटी यानी कि सत्ता पढ़ा है। वैधता का इन दोनों से घनिष्ठ संबंध है। शक्ति और सत्ता, ये दोनों वैधता से जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं। शक्ति को जब वैधता मिल जाती है तो वो सत्ता में बदल जाती है। एक सिंपल सी लाइन बोली है मैंने, जिसमें ये तीनों अवधारणाएं आ गई हैं। वापिस रिपीट कर रहा हूं कि शक्ति को जब वैधता प्राप्त हो जाती है तो वो सत्ता में बदल जाती है। शक्ति का मतलब आपने देख लिया, सत्ता का मतलब आपने देख लिया। तो ये वैधता क्या है जो शक्ति को सत्ता में बदलती है? इस वैधता को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम वैधता को समझ लेते हैं, वैधता को जान लेते हैं, तो हमें हर राज व्यवस्था समझ में आ जाती है। तो उसी वैधता को यहां पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे इसके शाब्दिक अर्थ की। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है इस शब्द का शब्दशः अर्थ क्या है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है। तो जैसे अभी मैंने कहा, ये जो वैधता है अंग्रेजी भाषा के लेजिटिमेसी से बना है, का हिंदी अनुवाद है। मतलब इसका वैधता का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? लेजिटिमेसी। और जब इस लेजिटिमेसी शब्द की हम बात करते हैं तो लेजिटिमेसी शब्द लेटिन भाषा से निकला है। लेटिन भाषा का जो मूल शब्द है
जिसको लेजिटिमस कहा जाता है। ध्यान से समझना, अंग्रेजी का शब्द है लेजिटिमेसी, जिसका मूल शब्द लैटिन भाषा से निकला है और वो मूल शब्द है लेजिटिमस। इस लेजिटिमस शब्द का अर्थ होता है लॉफुल। लो, LAW, लो का मतलब कानून, फुल का मतलब पूरा, जो कानून से पूरा है। ठीक है, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हिंदी में जिसको हम वैधता या औचित्य पूर्णता कहते हैं, उसका अंग्रेजी अनुवाद लेजिटिमेसी है। ये लेजिटिमेसी शब्द मूलतः लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से बना है, और लेजिटिमस शब्द का अर्थ है लॉफुल। अर्थात अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो जो कानून के अनुसार सही है। लॉफुल का मतलब अभी मैंने क्या बताया था, जो कानून से पूरा है। कानून से पूरा का मतलब जो कानून के अनुसार सही है। ये मैं केवल शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, है ना। तो इस शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि लेजिटिमेसी या वैधता का अर्थ है जो कानून के अनुसार उचित है, जो कानून के अनुसार सही है। ये केवल शाब्दिक अर्थ है। मैं फिर कह रहा हूं, यह वैधता का पूरा अर्थ नहीं है, यह वैधता का केवल आधा अधूरा अर्थ है। लेकिन हमें शब्द का मतलब जानना जरूरी है, इसलिए जब हम शब्द की बात करते हैं तो मैंने शब्द का अर्थ बताया। वैधता, लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी लेजिटिमस लैटिन भाषा से बना है। लेजिटिमस का अर्थ है लॉफुल, यानी कि कानून के अनुसार उचित। इस रूप में शाब्दिक तौर पर वैधता का अर्थ हुआ जो कानून के अनुसार सही है वही वैध है। वैध आपने सुना है, वैध और अवैध, जिसको हम दूसरे रूप में कहते हैं लीगल और इल्लीगल। लीगल का मतलब जो कानून के अनुसार सही है, इल्लीगल का मतलब जो कानून के अनुसार सही नहीं है। तो जिसको हम लीगल कह रहे हैं उसी को शाब्दिक तौर पर आप लेजिटिमेसी भी समझ सकते हैं, वैध भी समझते हैं, वैधता के रूप में भी समझ सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा, यह वैधता का आधा अर्थ है। वैधता के पूरे अर्थ को जानना हमारे लिए जरूरी है। तो इसके लिए पहले हम कुछ शब्दों को समझते हैं जो वैधता का समानार्थी है। जैसे कुछ लोग वैधता को विधि सम्मत भी मानते हैं। विधि का मतलब होता है कानून, जो कानून के अनुसार सही है। विधि सम्मत का मतलब जो कानून के अनुसार सही है वो वैधता है। तो कुछ लोग वैधता को विधि सम्मत के नाम से भी बुलाते हैं। कुछ लोग वैधता को सही या उचित इस रूप में भी बुलाते हैं कि जो सही है वो वैध है, जो गलत है वो अवैध है ना। और सही और गलत का मापदंड वो कानून के आधार पर करते हैं। तो कहने का मतलब वैधता को उचित और सही के रूप में भी कुछ लोग परिभाषित करते हैं। और तीसरा एक और शब्द हम लोग यहां पर बता सकते हैं, कुछ लोग वैधता का मतलब वैधानिक से भी लेते हैं। वैधानिक मतलब जो विधान कहता है, जो कानून कहता है। कानून जो कहता है या कानून जैसा कहता है, जब हम वैसा आचरण करते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, तो वो वैधानिक बन जाता है या वो वैधता हो जाता है। तो अलग अलग रूपों में वैधता को अलग अलग लोग बुलाने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने एक शब्द और आपके सामने यूज किया था, औचित्य पूर्णता। वैधता को औचित्य पूर्णता भी कहा जाता है। तो औचित्य मतलब उचित है या नहीं, जो अभी मैंने सेकंड अर्थ बताया था। तो ये कुछ समानार्थी शब्द हैं, लेकिन इन समानार्थी शब्दों में भी वैधता का पूरा अर्थ निहित नहीं है। आप लोग यहां पर देखो, एक मैंने बताया था विधि सम्मत, यानी कि जो कानून के अनुसार सही है। दूसरा मैंने बताया वैधानिक, यानी कि जैसा कानून कह रहा है वैसा करना। और तीसरा जो कानून के हिसाब से सही है। तो इन रूपों में विधि को महत्व देते हुए वैधता को बताने की कोशिश की गई है, जैसा कि हमने शाब्दिक अर्थ में देखा था। लेकिन अगर हम वास्तविक अर्थ देखना चाहें, वैधता का वास्तविक अर्थ क्या है, तो उसके लिए एक बार वापिस हमें उसके शाब्दिक अर्थ पे जाना होगा। शाब्दिक अर्थ में हमने क्या देखा था, जो लेजिटिमस लैटिन भाषा का शब्द है उसका मतलब क्या था कि कानून के अनुसार जो सही है
वो वैध है ना। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है? इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करो मैं किसी देश का राजा हूं और मैंने कोई कानून बना दिया। वो कानून मेरे लिए तो लाभदायक है, लेकिन जिस जनता के ऊपर मैं वो कानून लागू करना चाहता हूं, उस जनता को वो कानून पसंद नहीं है, उस जनता के लिए वो कानून हितकारी नहीं है। इसीलिए जनता उस कानून को स्वीकार नहीं करना चाहती है। तो मैं शासन कानून के अनुसार तो कर रहा हूं, है ना, जो भी कार्य हो रहा है वो कानून के हिसाब से तो हो रहा है, लेकिन उस कानून को जनता की स्वीकृति या जनता की सहमति प्राप्त नहीं है। इसीलिए अगर खाली हम ये कह दें कि जो कानून के अनुसार सही है वो वैध है, तो ये उसका आधा अधूरा अर्थ है। इसीलिए वैधता के पूरे अर्थ को जानने के लिए हम कुछ और बातों को देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है सहमति और स्वीकृति। ये दो शब्द आप लोग याद रखो। वैधता के अंदर सहमति और स्वीकृति, ये दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। हम लोग जिन कानूनों को मानते हैं, जिन कानूनों का पालन करते हैं, जिन कानूनों का अनुकरण करते हुए अपने व्यवहार को निर्धारित करते हैं, उन कानूनों के पीछे हमारी सहमति और स्वीकृति है ना। अगर सहमति और स्वीकृति नहीं होगी तो क्या हम उन कानूनों का पालन करेंगे? नहीं करेंगे। हम कौन से कानूनों को अपनी सहमति देते हैं? उन कानूनों को जो कि हमें लगता है कि हमारे भले के लिए हैं, जिनसे हमारा कल्याण होगा, ऐसे कानूनों को हम अपनी स्वीकृति देते हैं, हम अपनी सहमति देते हैं। मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि चोर को दंडित करना चाहिए। कानून बन गया कि अगर किसी ने चोरी करी तो उसको 1 साल का कारावास दिया जाएगा। अब हम सब लोग इस कानून को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये दंड का प्रावधान नहीं होगा तो हर कोई चोरी करने लग जाएगा। इसीलिए समाज में चोरी की व्यवस्था को रोकने के लिए हम लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि जो चोरी करेगा उसको पुलिस 1 साल का कारावास देगी। तो हमने इस कानून में अपनी सहमति प्रदान कर दी, स्वीकृति प्रदान कर दी। तो कहने का मतलब केवल कानून के अनुसार सही होना जरूरी नहीं है, उन कानूनों के पीछे जनता की, या अब मैं एक नया शब्द और जोड़ रहा हूं, शासितों की। कानून कौन बना रहा है? शासक बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? शासितों के लिए बना रहे हैं। तो जिन शासितों के लिए कानून बनाया जा रहा है, उन शासितों की सहमति और स्वीकृति अगर होती है और उसके बाद उन कानूनों के अनुसार शासन होता है, तो ये वैधता कहलाती है। ठीक है। अब दूसरी बात कि हम लोग का मतलब शासित सहमति और स्वीकृति तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उसके आधार अलग अलग हो सकते हैं। सहमति का या स्वीकृति का आधार अलग अलग हो सकता है। थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा वो आधार क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कानून या हर व्यवस्था को जब हम स्वीकार करते हैं तो उसके पीछे एक ही आधार होता है, अलग अलग आधार भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि राजा की मृत्यु के बाद राजा कौन बनेगा? उसका बेटा। ये क्या है? ये परंपरा है। तो ये परंपरा के आधार पर हम राजा के बाद उसके बेटे को राजा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो परंपरा के आधार पर हम नए राजा को सहमति प्रदान कर रहे हैं, स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। जबकि एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने उपदेश दिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाया, और जैन धर्म या महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचलन किया या बौद्ध धर्म को हमारे सामने प्रस्तुत किया, है ना। तो ये उनके व्यक्तित्व का चमत्कार था कि उनकी बातों से, उनके उपदेशों से प्रभावित होकर बहुत से अनुयायियों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो यहां पर उनके व्यक्तित्व का चमत्कार था। राजतंत्र में परंपरा आधार था।
तो सहमति के अलग अलग आधार होते हैं, है ना, और उसी सहमति से वैधता का जन्म होता है। तो कहने का मतलब अभी पहली बात हमने क्या देखी कि वैधता में सहमति और स्वीकृति का होना आवश्यक है, और इस सहमति और स्वीकृति के अलग अलग आधार हो सकते हैं, लेकिन सहमति और स्वीकृति स्वेच्छा से आती है, भय या दबाव से नहीं। ध्यान रखिए, मैं यहां पर फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम जब भी किसी व्यवस्था को अपनी स्वीकृति या सहमति देकर वैध बना रहे हैं, उसको वैधता प्रदान कर रहे हैं, तो हमारी वो स्वीकृति और सहमति स्वेच्छा से उत्पन्न होनी जरूरी है। किसी के दबाव में आकर हम लोग किसी को वैधता प्रदान नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि सहमति और स्वीकृति जो वैधता का महत्वपूर्ण घटक है, उसका स्वैच्छिक रूप से उदित होना आवश्यक है। तो इस रूप में हम वैधता को समझ सकते हैं। और डिटेल में समझने के लिए हम कुछ परिभाषाओं की चर्चा यहां पर करते हैं। एक विद्वान हुए हैं कार्ल जे फेडरिक। इन परिभाषाओं को आप ध्यान से समझोगे तो वैधता अपने आप समझ में आ जाएगी। फेडरिक ये कहते हैं कि वैधता यानी या औचित्यपूर्णता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। देखिए यहां पर एक शब्द है न्याय संगत। न्याय संगत का मतलब जो सही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि हम लोग किस चीज को स्वीकार करते हैं, किसको अपनी सहमति प्रदान करते हैं, जो सही होता है। सही का मतलब जो न्याय संगत है। तो हम उन्हीं कानूनों को, उन्हीं शासकों को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं जो कि न्याय संगत है, जो कि सही है। और जब ऐसे कानूनों और ऐसे शासकों को हम अपनी स्वीकृति देते हैं तो वो सत्ता में बने रहते हैं। मतलब हमारी स्वीकृति और हमारी सहमति उनकी सत्ता को बनाए रखती है, उनकी सत्ता में वृद्धि करती है। एक दूसरे विद्वान की बात अगर हम करें तो डॉल्फ स्टर्नवर्जर है। डॉल्फ स्टर्नवर्जर क्या कहते हैं? वैधता शासन की शक्ति का ऐसा आधार है जिसके अनुसार सरकार को यह चेतना रहती है कि उसे शासन की शक्ति का अधिकार है और उसके इस अधिकार को शासितों की स्वीकृति प्राप्त है। एक बड़ी परिभाषा है, लेकिन इसका सार क्या है? शासितों की स्वीकृति। कि शासितों की स्वीकृति के आधार पर ही जो सरकार है, जिसको कि हम शासक कहते हैं, सरकार को यह चेतना रहती है, उसके अंदर यह भाव रहता है कि मुझे इन लोगों पर शासन करने का अधिकार है और यह अधिकार मुझे इन लोगों ने खुद दिया है, अपनी इच्छा से, अपनी स्वीकृति से, है ना। तो यह दूसरी परिभाषा जो डॉल्फ स्टर्नवर्जर देते हैं। एक तीसरी परिभाषा हम लिपसेट की देखते हैं। लिपसेट क्या कहते हैं? कि वैधता का अर्थ व्यवस्था की ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास, ये नया शब्द आया है, जिसके द्वारा यह विश्वास पैदा किया जाता है और उसे स्थिर रखा जाता है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाएं और संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उचित है। अब इस परिभाषा को अगर हम अपने शब्दों में समझें तो इसका मतलब क्या है कि हम मतलब शासित जनता कौन सी राज व्यवस्था या कौन सी संस्थाओं को मान्यता देते हैं, अच्छा मानते हैं, जिसके बारे में हमें यह महसूस होता है, जिसके बारे में हमें यह विश्वास होता है कि इन राज व्यवस्थाओं या इन संस्थाओं से हमारा कल्याण होगा, है ना। तो राज व्यवस्थाओं और राज संस्थाओं की वो क्षमताएं जो लोगों के अंदर विश्वास उत्पन्न करती है और उस विश्वास के आधार पर लोग या शासित उन संस्थाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, अपनी सहमति प्रदान करते हैं, तो यही स्वीकृति और सहमति वैधता बन जाती है। ये बात लिपसेट ने अपनी परिभाषा में कही। एक आखिरी परिभाषा हम लोग समझते हैं, एक और विद्वान हुए हैं जिनका नाम है जीन ब्लॉन्डेल। जीन ब्लॉन्डेल क्या कहते हैं, इसको ध्यान से समझना, इसको अलग अलग खंडों में बांटकर हम लोग देखेंगे। ब्लॉन्डेल ये कहते हैं
कि वैधता को उस सीमा के विस्तार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस सीमा तक लोग अपने से संबंधित संगठन को बिना किसी संदेह के सहज रूप में स्वीकार करते हैं। एक बहुत लंबा सेंटेंस है, हम इसको छोटे रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि लोग का मतलब यहां पर शासितों से है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग किस संगठन को स्वीकार करेंगे बिना शंका के? उस संगठन को जिसको कि वो अपना मानते हैं। अपना मानने का मतलब जिस संगठन के प्रति उनका यह विश्वास रहता है कि इस संगठन का सदस्य बनकर या इस संगठन से जुड़े रहकर हमारा कल्याण होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा और हम अपना जीवन अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला सकेंगे। तो ऐसे संगठन को बिना किसी संदेह के लोग स्वीकार करते हैं, उसे अपनी सहमति और स्वीकृति प्रदान करते हैं। ब्लोंडेल आगे क्या कहते हैं कि जब लोग सहमति या स्वीकृति व्यापक रूप से प्रदान करते हैं, मतलब ये सहमति और स्वीकृति जितनी ज्यादा होगी वो संगठन उतना ही मजबूत और वैधतापूर्ण स्थिति में होगा। यानी कि अगर लोगों का विश्वास कम है, लोगों की सहमति अगर कम है, तो उस संगठन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर लोगों की सहमति और स्वीकृति बहुत ज्यादा है तो वो संगठन उतना ही ज्यादा वैधता प्राप्त करेगा, उतना ही ज्यादा औचित्यपूर्णता की स्थिति में आ जाएगा। तो ये अलग अलग परिभाषाएं हैं। इन सब परिभाषाओं के निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं? ये 5 बातें जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना, वैधता पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। वैधता किसी भी राज व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। अनिवार्य का मतलब जैसे नींव किसी भवन के लिए अनिवार्य होती है। अगर नींव नहीं होगी तो वो भवन बन तो जाएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं, कभी भी गिर जाएगा, है ना? तो उसी प्रकार किसी भी राज व्यवस्था के लिए वैधता का होना जरूरी है। अगर वैधता नहीं होगी तो राज व्यवस्था कायम नहीं रह पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, वैधता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। मनोवैज्ञानिक, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया, वैधता साइकोलॉजी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी से उत्पन्न हुआ तत्व है। मतलब मोदी जी हमारे लिए अच्छे हैं या अशोक गहलोत जी हमारे लिए अच्छे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? ये मन से स्वीकार करके गहलोत जी को या मोदी जी को अपनी सहमति प्रकट कर रहे हैं। मन से हमने मन में मूल्यांकन किया कि इसका ये हमारे लिए सही क्यों है या ये हमारे लिए गलत क्यों है, और उसके आधार पर जब हम ये तय कर रहे हैं तो उसके आधार पर हम उनको अपनी स्वीकृति या अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। तो वैधता क्या है? एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। तीसरी बात, यहां पर इसको समझने की कोशिश करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम यानी कि शासित सहमति या स्वीकृति प्रकट करते हैं तो ये सहमति या स्वीकृति का आधार हमारी अपनी इच्छा है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, और हमारी इच्छा, हमारे अंदर जो विश्वास है, हमारे अंदर जो वैल्यूज है, उन पर निर्भर करती है कि हम क्या चाहते हैं, हम कैसा चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं। अगर कोई शासक हमारी इच्छाओं, हमारी विश्वासों, हमारे मूल्यों के अनुकूल है तो ऑटोमेटिकली स्वतः हम अपनी सहमति और स्वीकृति को व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी बात वैधता के संदर्भ में। पहली बात क्या थी कि वैधता राजव्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व है। दूसरी बात, वैधता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो कि शासितों के मन से उत्पन्न होता है सहमति के रूप में, और यह सहमति शासितों की स्वैच्छिक इच्छा पर निर्भर करती है जो कि उनके विश्वासों और मूल्यों पर आधारित होती है। चौथी बात, वैधता से ही कोई भी राज्य व्यवस्था न्याय संगत बनती है और कोई भी राज्य व्यवस्था स्थायित्व प्राप्त करती है। इसको समझना, 2 शब्द है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। वैधता से कोई भी राज्य व्यवस्था
न्याय संगत बनती है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हमने ये सहमति दे दी कि नहीं, गहलोत साहब राजस्थान में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने का मतलब राजस्थान के सभी लोग अगर अशोक गहलोत जी की सरकार को अपनी स्वीकृति और सहमति प्रदान कर रहे हैं, इसका मतलब ये सरकार गलत नहीं है, ये न्याय संगत है। और इसी प्रकार से अगर हम सभी लोग मोदी जी की सरकार को अपनी सहमति की, वो जो कर रही है सही कर रही है, अपनी सहमति दे रहे हैं, अपनी स्वीकृति, अपना समर्थन दे रहे हैं, तो वो हमारा वो समर्थन, हमारी वो स्वीकृति मोदी जी की सरकार को न्याय संगत बना रही है। और जब ये समर्थन, ये सहमति या ये स्वीकृति लगातार बनी रहती है ना, तो उससे राज व्यवस्था में स्थायित्व आता है। स्थायित्व का मतलब राज व्यवस्था लंबे समय तक बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, 2023 में उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अगर हमको लगता है कि गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनको ही बनाए रखना चाहते हैं, हम उनको, उनमें ही अपना विश्वास, अपना समर्थन, अपनी स्वीकृति रखते हैं, तो हम उनको फिर चुनेंगे और वो फिर सत्ता में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम केंद्र में मोदी जी की सरकार को निरंतर अपना समर्थन, अपनी स्वीकृति देते हैं और फिर उनको चुनते हैं, तो उनकी सत्ता जो है वो स्थायित्व को प्राप्त करेगी, फिर अगले 5 सालों के लिए आ जाएगी। कहने का मतलब वैधता से कोई भी राज व्यवस्था, यानी कि शासितों की सहमति से, शासितों के समर्थन से कोई भी राज व्यवस्था न्याय संगत भी बनती है और किसी भी राज व्यवस्था को स्थायित्व भी प्राप्त होता है। और इसी वैधता से शक्ति का सत्ता में परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, वैधता से शक्ति का सत्ता में परिवर्तन होना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक उल्टा, जो पिछले पॉइंट में मैंने कहा था, इसका बिल्कुल उल्टा, अगर हमको यह लगता है कि राजस्थान में गहलोत साहब अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमारा तो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर है ना, तो हम मतलब राजस्थान की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दे, अगर राजस्थान की जनता, राजस्थान के शासित अगर भारतीय जनता पार्टी में अपनी समर्थन, अपनी सहमति, अपनी निष्ठा, अपनी स्वीकृति व्यक्त करे, तो अगली बार चुनावों में सत्ता किसको मिल जाएगी? भारतीय जनता पार्टी को। इसी तरह से अगर केंद्र में अगले चुनावों में हमें यह लग जाए कि मोदी जी सही नहीं कर रहे हैं और हम अपना समर्थन उनके विकल्प के रूप में किसी और को दे दें, तो जो विकल्प हम चुनेंगे उस विकल्प को सत्ता प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब वैधता मतलब शासितों की सहमति से ही, शासितों के समर्थन से ही कोई भी शक्ति सत्ता में परिवर्तित होती है। तो ये 5 बातें महत्वपूर्ण हैं वैधता को समझने के लिए। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर यदि हम वैधता की प्रकृति और उनकी विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहली विशेषता जो आप लोगों को समझनी है वो है कि वैधता विश्वास निष्ठ होती है। देखिए, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल विषय है, मैं थोड़े से दर्शन की बात कर रहा हूं कि वैधता का संबंध किससे है? वैधता का संबंध व्यक्ति से नहीं है, वैधता का संबंध विश्वास से है। आज हम लोग अगर मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी एक व्यक्ति हैं, हम मोदी जी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। हम किसको समर्थन दे रहे हैं? मोदी जी के अंदर हमारा एक विश्वास है और उस विश्वास के कारण हम मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं। या हम गहलोत साहब को समर्थन नहीं दे रहे हैं, हम गहलोत साहब तो एक व्यक्ति हैं, हम किसको समर्थन दे रहे हैं? उनके पास सत्ता है और हमारा ये विश्वास है कि गहलोत साहब हमारा अच्छा करेंगे। तो ये जो विश्वास है, इस विश्वास से समर्थन या सहमति उत्पन्न होती है, व्यक्ति से उत्पन्न नहीं हो रही है। तो वैधता क्या है? विश्वासनिष्ठ है। ध्यान से समझना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैंने चित्र के माध्यम से बताया है, ये हम सब लोग हैं, ये जितने भी आपको डायग्राम दिख रहे हैं ना, ये लोग हैं और लोगों का एक विश्वास है। क्या विश्वास? कि ये जो सत्ता है ये हमारे लिए अच्छा काम करेगी, हमारे हितों की रक्षा करेगी, और इसी विश्वास के आधार पर हमारे अंदर से स्वीकृति या सहमति का जन्म होता है। तो
तो वैधता की उत्पत्ति व्यक्ति देखकर नहीं होती है, विश्वास के आधार पर होती है। तो पहली विशेषता क्या है वैधता की? वैधता विश्वासनिष्ठ होती है। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता हम बोल सकते हैं वैधता मात्र वैधानिकता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्पष्ट किया था। वैधानिक का मतलब क्या होता है कि जो कानून के हिसाब से सही है, जो कानून बना दिया गया है, अगर उस कानून के हिसाब से कोई कार्य किया जाए तो उसको हम वैधानिक कहते हैं, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कानून के पीछे जनता की सहमति या जनता का समर्थन हो। क्यों? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज मैं तानाशाह हूं, मैं निरंकुश अधिनायक हूं, और मैंने एक ऐसा कानून बना दिया जिससे मेरा तो फायदा है लेकिन मेरी जनता उसको पसंद नहीं करती है, उससे जनता का नुकसान है। तो क्या जनता उस कानून को स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। क्या जनता उसको अपनी सहमति या स्वीकृति देगी? नहीं देगी। भले ही मैं कानून बनाकर उसके हिसाब से शासन कर रहा हूं, वो वैधानिकता तो है लेकिन वो वैधता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे कानून को जनता की सहमति प्राप्त नहीं है। इसीलिए वैधता को मात्र वैधानिकता नहीं कहा जा सकता। किसी भी विधि के लिए जिस विधि के अनुसार शासन किया जा रहा है उस विधि के लिए लोगों की स्वैच्छिक सहमति का होना भी आवश्यक है। जब जनता अपनी इच्छा से अपनी सहमति उस विधि को देते हैं और उसके हिसाब से जब शासन होता है तो वो वैधानिकता वैधता में बदलती है। लेकिन केवल वैधानिकता को हर बार वैधता कहा जाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि हर कानून जन सहमति या जन स्वीकृति पर आधारित हो ये जरूरी नहीं होता। तो ये दूसरी बात हम बता सकते हैं कि वैधता मात्र वैधानिकता नहीं है, वैधानिकता में जनता की सहमति और स्वीकृति भी होना आवश्यक है। तीसरी विशेषता अगर हम बताएं और महत्वपूर्ण है, वैधता एक मानकीय आवश्यकता है। देखिए एक नया शब्द आया है मानक, जिसको हम लोग बता सकते हैं पैरामीटर, इंग्लिश में कहा जाता है पैरामीटर। मानक का मतलब आप लोगों ने मापतोल शब्द सुना होगा, है ना। आप दुकानों पर जाते हैं, वस्तुओं का वजन करवाते हैं। 1 किलो चीनी ली तो पहले वो 1 किलो का वजन रखेगा, उसके बाद 1 किलो चीनी उस पर तोलेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ इस वजन के बराबर ये 1 किलो चीनी, ये मानक है। तो वैधता भी क्या है? एक प्रकार का मानक है। किसका मानक? जिसको आप इंग्लिश में कहते हो सर्टिफिकेट, है ना। सर्टिफिकेट अच्छा या बुरा, हम किसको समर्थन देते हैं? जो अच्छा है। हम किसका विरोध करते हैं? जो बुरा है। तो किसको समर्थन देंगे? कौन सी राज व्यवस्था को समर्थन देंगे? शासितों को जब यह लगता है कि अमुक राज व्यवस्था या उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य हमारे लिए हितकारी हैं, हमें अच्छा जीवन प्रदान कर सकते हैं, हमारे लिए लाभकारी हैं, तो ऐसी राज व्यवस्था को हम अपने मूल्यों के आधार पर अपना समर्थन, अपनी स्वीकृति, अपनी सहमति प्रदान करते हैं। तो ये जो हमारी स्वीकृतियां निकल रही है किसी भी राज व्यवस्था के प्रति, ये जो हमारा समर्थन व्यक्त हो रहा है, ये एक प्रकार का सर्टिफिकेट है कि हम लोग आपको पसंद कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 के अंदर लोगों ने मोदी जी को चुना केंद्र के अंदर, और 2019 में फिर चुन लिया। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने उनको अपना सर्टिफिकेट दिया है कि आपने अच्छा किया है, हम फिर आपको अपना समर्थन दे रहे हैं, आपको सत्ता पर आसीन करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब वैधता एक प्रकार का मानक है। किसी भी राज व्यवस्था के औचित्य को, वो सही है या गलत, ये वैधता के द्वारा तय होता है। तो एक प्रकार से ये सर्टिफिकेट, और ये दे कौन रहा है? सभी शासित मिलकर देते हैं, कोई एक व्यक्ति या एक वर्ग नहीं। यहां ध्यान रखना, वैधता किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग या अभिजन से उत्पन्न नहीं हो रही है, सभी शासितों की सम्मिलित सहमति या स्वीकृति से उत्पन्न होती है। तो इस रूप में वैधता को एक मानकीय आवश्यकता कहा जा सकता है। अगली विशेषता अगर हम कहें, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पहले भी बता चुका हूं, वैधता से शक्ति का सत्ता में परिवर्तन होता है। वैधता से ही कोई शक्ति सत्ता प्राप्त करती है। अगर वैधता नहीं होगी
तो शक्ति को सत्ता में नहीं बदला जा सकता। एक एग्जांपल फिर मैं लेता हूं, राजस्थान के संदर्भ में अगर हम समझने की कोशिश करें। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चलाने का अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार चला सकते हैं, है ना, ये उनके अंदर सामर्थ्य है। शक्ति के अंदर हमने क्या शक्ति के अर्थ में हमने क्या देखा, दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाकर दूसरों को प्रभावित कर सकती है, ये शक्ति है। लेकिन ये शक्ति सत्ता में कब बदलेगी, जब हमारे जैसे लोग, आम जनता शासित भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर उन्हें सत्ता में लाएंगे। या इसी प्रकार से अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में अभी जो विपक्ष है उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो सरकार चला सकती है, लेकिन अभी वो सरकार सत्ता में नहीं है। ये कब हो सकता है, जब शासित हमारे जैसे लोग उन्हें अवसर प्रदान करें, उनमें सहमति व्यक्त करें, उन्हें समर्थन दें, तो वो उनकी शक्ति किस में बदल जाएगी, सत्ता में बदल जाएगी। कहने का मतलब, शक्ति को जब शासितों की सहमति प्राप्त हो जाती है तो वो शक्ति किस में बदल जाती है, सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन शक्ति को शासितों की सहमति कब मिलती है, जब शासितों को यह विश्वास हो जाता है कि ये जो शक्ति है उससे हमारे हित पूरे होंगे, उससे हमारा कल्याण होगा। तभी वैधता के आधार पर शक्ति सत्ता को निर्मित भी करती है और उसको स्थायित्व भी प्रदान करती है। एक और विशेषता अगर हम देखें वैधता की, तो यहां पर आप देखना, वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक विशाल और दूसरा सामाजिक स्वीकृति। ये जो ग्रुप है, ये एक व्यक्ति नहीं है या एक वर्ग नहीं है, ये एक क्षेत्र के सभी लोग हैं और सभी लोग मिलकर जब आम सहमति से, समर्थन से, विशाल का मतलब व्यापक, बहुत ज्यादा, एक या दो व्यक्ति, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, क्या मेरे अकेले के चाहने से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या केवल उदयपुर के लोगों के चाहने से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश की जनता की सहमति और स्वीकृति आवश्यक होगी। तो ये विशाल सामाजिक स्वीकृति है ना। तो मेरे कहने का मतलब, किसी भी राज व्यवस्था की वैधता किसी व्यक्ति या वर्ग पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि जो विशाल समूह है, जन समूह, जिस पर कि वो शासक शासन कर रहा है ना, उस विशाल जन समूह की व्यापक सहमति आवश्यक है। एक चीज ध्यान रखना आप, एक शब्द है सर्वसम्मति। सर्वसम्मति का मतलब सभी सहमत। यहां हम सर्वसम्मति की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम बहुमत की बात कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग, विशाल का मतलब ज्यादातर लोग जब अपनी सामाजिक स्वीकृति प्रदान करते हैं तो उससे वैधता का निर्माण होता है। तो ये कुछ विशेषताएं अभी हम लोगों ने देखी वैधता के बारे में। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे वैधता के प्रकार क्या है, स्रोत क्या है, वैधता को प्राप्त कैसे किया जा सकता है।